नमस्कार, मैं सुशील सिंह। द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम लोग जीएस के इतिहास सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता देख रहे थे, ठीक है। उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण साक्ष्यों के अभाव में जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, इसमें सीमित साक्ष्य है। साक्ष्यों के अभाव में बहुत स्पष्ट नहीं है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। ठीक है, ठीक है, अस्पष्ट है। फिर भी कुछ विद्वान जो है इसमें अपने मत दिए हैं। जैसे कहते हैं कि एल बाशम साहब है, एल बाशम महोदय, बाशम, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक वर्ग का शासन था। धार्मिक वर्ग या पुरोहित वर्ग का शासन था। ठीक है, पुरोहित वर्ग का शासन था। किसने कहा था? एल बाशम महोदय। इन्हीं की पुस्तक है अद्भुत भारत। ठीक है, तो ये बड़े विद्वान हैं। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक या पुरोहित वर्ग का शासन था। आपसे मैच कराने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, दूसरे विद्वान आ रहे हैं आर एस शर्मा, आर एस शर्मा, शर्मा महोदय। ठीक है, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता पे व्यापारियों का शासन था। व्यापारिक वर्ग का शासन था। ठीक है, का शासन था। ठीक है, मतलब व्यापारियों का शासन था। ठीक है, या व्यापारिक वर्ग का शासन था। कौन बता रहा? आर एस शर्मा महोदय। और तीसरे विद्वान हैं स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तीसरे विद्वान हैं, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, व्यवस्था थी। ठीक है, व्यवस्था थी। ठीक, राजतंत्रात्मक व्यवस्था इन्होंने बताया। यही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्टुअर्ट पिगट ने ही बताया कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां थी। दो राजधानियां थी। ठीक है, एक थी मोहनजोदड़ो, ठीक है, और दूसरी थी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो राजधानियां बताया है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। किसने बताया है? आप ध्यान रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट महोदय हैं। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो राजधानियां बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जा सकता है कि किसने हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियां कहा? स्टुअर्ट पिगट। कौन कौन है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो राजनैतिक व्यवस्था यही। एक है हंटर महोदय, ठीक है, हंटर महोदय हैं, हंटर महोदय हैं, महोदय। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में जनतांत्रिक व्यवस्था थी, तांत्रिक व्यवस्था। अब ये सब इतिहासकार हैं, इनके अपने मत हैं। आपसे केवल मैच कराने के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किसके अनुसार क्या माना गया। ठीक है, तो ये चारों राजनीतिक व्यवस्था पे प्रकाश डालते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था।
हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। देखिए फिर वही समस्या आ जाएगी कि एक सीमित साक्ष्यों के अभाव में हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था है ये भी अस्पष्ट ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पे प्रकाश नहीं पड़ पाया है कि यहाँ कैसी व्यवस्था थी, तो यही एक प्रकार से अस्पष्ट ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हड़प्पा का जो समाज था, ठीक है, समाज वो वस्तुतः मातृसत्तात्मक समाज था, सत्तात्मक समाज था। ठीक है, हड़प्पा का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब स्त्रियों की महत्ता यहां पे अच्छी थी। कैसे कैसे, आइए देखिए। तो आप देखेंगे चांदू दड़ों से, ठीक है, चांदू दड़ों से, चांदू दड़ो कहां पे है? चांदू दड़ों से, यहां पे चांदू दड़ो है, ठीक है, चांदू दड़ों से यहां से आप देख रहे हैं लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कहां से? चांदू दड़ों से। यहां से आप देख रहे हैं मनके की माला मिल रही, मनके के साक्ष्य मिल रहे हैं, के साक्ष्य। ये स्त्रियों से संबंधित प्रसाधन है, ध्यान रखिएगा, ये स्त्री उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, स्त्रियों के, ठीक है, उद्योग के लिए यह स्थल जाना जाता है। ठीक है, स्त्रियों से संबंधित चांदू दड़ो। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहां पे है रावी नदी के तट पर हड़प्पा, हड़प्पा। तो यहां पे दूसरा स्थल है, तो यहां पे क्या मिला है? लिपस्टिक है, लिपस्टिक और मनके। ठीक है, गुड़िया जिसे कहा जाता है, ये मनका कैसा था? बेलनाकार, ऐसे ऐसे मनके की माला थी। ठीक है, तो मनके के उद्योग कहां से हैं? तो आप देखेंगे चांदू दड़ों से। ये स्थल हो गया, ये बताता है स्त्रियां जो है सक्षम थी, सौंदर्य के प्रति आर्थिक रूप से सक्षम थी, तभी इन वस्तुओं की उपलब्धता दिख रही है। दूसरे हम लोग देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से श्रृंगार बॉक्स मिला है, श्रृंगार बॉक्स मिला है। ठीक है, श्रृंगार बॉक्स मिला है, वैनिटी बैन या बेंटी किट, सॉरी बेंटी किट, जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती। कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। तो इन सब के प्राप्त होने से ये पता चलता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन कुछ कमजोरियां भी दिख रही हैं, कमियां भी दिख रही हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पे है लोथल, लोथल, और यहां पे है कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, तो लोथल और कालीबंगा से, ठीक है, यहां से 3 और यहां से 1 युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान अर्थात हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि यहां से सती प्रथा के आंशिक साक्ष्य मिले हों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब इतनी समृद्ध होने के साथ साथ संभवतः सती प्रथा की ओर भी इशारा कर रहा है तथ्य कि यहां से लोथल से 3 युगल समाधान और कालीबंगा से 1 युगल समाधान प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हो गया सामाजिक व्यवस्था में। और आप ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता जो है, इसे भूमध्य सागरीय मानव माना जाता है। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माता है ये है भूमध्य सागरीय, सागरीय मानव। ठीक है, सागरीय मानव, ये भूमध्य, ठीक है, भूमध्य हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना जाता है। ठीक है, यहां कौन सा मानव नहीं पाया गया हड़प्पा समाज में? तो आप लिखिएगा निग्रीटो प्रजाति की प्रजाति नहीं पाई गई। निग्रीटो, निग्रीटो मतलब जो सन जैसे बाल होते हैं, ब्लैक टाइप के होते हैं, जिन्हें आप निग्रो भी कहते हैं। ठीक है, तो वो निग्रीटो जो आप देखते हैं केन्या, वेस्ट इंडीज ऐसे जो लोग पाए जाते हैं एकदम काले से, ऐसी प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रजातियां भारत में कहां पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में आप देखिएगा तो यहां जरवा जनजातियां हैं, इस तरह की प्रजातियां यहां पे हैं भारत में। बट हड़प्पा सभ्यता आप देख रहे हैं यहां पे है, तो इस सभ्यता में निग्रीटो प्रजाति की प्रजातियां नहीं पाई जाती थी। ठीक है, अब मुख्यतः कौन निर्माता थे? भूमध्य सागरीय मानव। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी के लोग हैं, जैसे आप देखते हैं स्विट्जरलैंड, ठीक है, रोम, इटली,
ठीक है। ये सब एरिया के जो मानव हैं, यहाँ के गोरे इस तरह से हैं, तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे कश्मीर वगैरह में ऐसे प्रकार के मानव दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं को माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना जाता है। ठीक है, तो ये है समाज से संबंधित। ठीक है, आपके समक्ष। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, मूलतः, हाँ कल तो इस पे चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बन चुका है कल के क्लास में। ठीक है, जाने दीजिए। हाँ, धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं। धार्मिक व्यवस्था भी हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता के पतन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पतन, पतन, ठीक है, सभ्यता का पतन। का पतन कैसे हुआ ये देख लीजिए। सबसे पहला ये है आर्यों के आक्रमण द्वारा। आर्यों के आक्रमण द्वारा, आर्यों के आक्रमण द्वारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कहा जाता है आर्यों के आक्रमण द्वारा। तो आर्यों के आक्रमण द्वारा जो कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन है। ठीक है, आर्यों के आक्रमण द्वारा। ठीक, तो ये आर्य किसने ये तर्क दिया, तो आप देखेंगे गार्डन चाइल्ड, चाइल्ड और मार्शल महोदय, मार्शल महोदय। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण द्वारा हुआ। तर्क इन्होंने क्या दिया कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहां 38 नरकंकाल मिले, नरकंकाल। इसी आधार पर इन्होंने कहा कि जब आर्य आए वैदिक काल में, ठीक है, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो हड़प्पा में जो किले बंदी थी उसको तोड़ा, और इसके साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से ज्यादा मात्रा में एक जगह नरकंकाल पाए गए। इसके मतलब कोई युद्ध हुआ होगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने माना कि आर्य आए और हड़प्पा जैसी नगरीय सभ्यता को नष्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये तर्क बहुत कमजोर है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला इतना बड़ा नगर, वहां 38 नरकंकाल मिलना एक छोटी सी बात है। और दूसरे सबसे बड़ा तर्क ये है कि आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है 2350 से लेके 1750 के बीच में हुआ। ठीक है, 1750 से हड़प्पा सभ्यता पतन की तरफ जा रहा था, लेकिन ये आर्य जो आते हैं वो 1500 बीसी में आते हैं भारत में। तो ये जो 250 साल है ये कहां गया, इसके पहले ही हड़प्पा सभ्यता पतन में जा रही थी 1750 में। तो ये तर्क काफी कमजोर माना जाता है। फिर भी आर्यों के आक्रमण के अनुसार पूछा जाएगा मैच कराने के लिए, तो आप बताइएगा गार्डन चाइल्ड और जो है मार्शल महोदय। इसीलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता मोहनजोदड़ो को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो तर्क है ये देख लीजिए। जी, पारिस्थितिकी की विक्षोभ, विक्षोभ। ठीक है, ये तर्क इन्होंने दिया था फेयर सर्विस महोदय ने, फेयर सर्विस महोदय। ठीक है, फेयर सर्विस महोदय ने इसे पारिस्थितिकी विक्षोभ कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है पारिस्थितिकी विक्षोभ के कारण हुआ है। ठीक है, किसने कहा, फेयर सर्विस, मैच करिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है वो माना गया है बाढ़ द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा हुआ है, और यही सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ये किसने बताया, डेल्स महोदय। ठीक है,
डेल्स महोदय ने बताया, राइक्स और डेल्स महोदय ने कहा कि हड़प्पा का सभ्यता का पतन जो है, ठीक है, बाढ़ द्वारा हुआ है। ठीक, ये चीज आप देखेंगे बाढ़ द्वारा हुआ है, और बाढ़ द्वारा जो ये पतन है, आप देखेंगे मोहनजोदड़ो से 7 स्तरों की खुदाई हुई है और 7 स्तर पे कुछ ना कुछ वस्तुएं मिली है। इससे पता चलता है कि बाढ़ एक बड़ा कारण था, फ्लड, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और लोग कहते हैं, कनेडी महोदय हैं, उन्होंने कहा मलेरिया नामक रोग से हुआ। मलेरिया नामक रोग से हुआ। किसने कहा? कनेडी महोदय। इन्होंने कहा मलेरिया नामक रोग से हुआ। ठीक है, तो एक स्वास्थ्य कारण भी है। ठीक है, इस तरह से। और जो आप देखेंगे भूकंप के साक्ष्य जो है, ये साक्ष्य कालीबंगा से पाए गए, पाए गए। ठीक है, तो भूकंप के साक्ष्य कहां से पाए गए? कालीबंगा से पाए गए। तो ये ध्यान रखिएगा, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से पाए गए। ठीक है, बाढ़ के द्वारा राइक्स डेल्स कह रहे हैं, मलेरिया कनेडी कह रहे हैं। ठीक है, प्रशासनिक शिथिलता जो है, ये मार्शल का विचार है, प्रशासनिक शिथिलता, और बाढ़ को भी उन्होंने जो है अपना मत दिया था मार्शल ने। तो इस तरह से आर.एस. साहनी महोदय हैं, इन्होंने कहा था, साहनी महोदय इन्होंने कहा था भूतात्विक परिवर्तन, ये साहनी महोदय ने कहा था, आर.एस. साहनी। ठीक है, तो आर.एस. साहनी महोदय ने भूतात्विक परिवर्तन को जिम्मेदार माना। ठीक है, इन सभी में सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक माना जाता है वो बाढ़ के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन अभी तक माना जाता है। ठीक है, तो ये तमाम कारण हैं, आपसे मैच करने के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आज हड़प्पा सभ्यता समाप्त होता है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल का जो टाइमिंग है, ये लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में है। 600 बीसी के बीच में। और वैदिक काल आप देखेंगे, इसमें 2 खंड हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइमिंग है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है, और उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 से लेकर 600 बीसी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1000 से लेकर 600 बीसी। अब आपको यहां देखना है कि इन 2 कालों में बेसिकली क्या अंतर है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या था जो उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो रहा है, या नई चीजें क्या आ रही हैं, इन्हीं का परीक्षण करना। क्यों? क्योंकि आपसे हमने चर्चा कर लिया था पहले के क्लासों में, 1000 के आसपास लोहा आ जाता भारत में। ठीक है, लोहे जैसी कठोर धातु से मानव परिचित हो जाता है, और लोहे के इस्तेमाल के बाद आप देखते हैं सभ्यताओं में अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा, जो उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में एक परिवर्तन का सूचक दिखाई देगा। उसी परिवर्तन को हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, और इस सभ्यता के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैदिक काल। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, चलिए, ज्ञान तथा आर्य का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, या कुलीन या भद्र। ठीक है,
भद्र पुरुष, ठीक है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, ठीक है, भद्र, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक शब्द है, सूचक शब्द है, ठीक है, ना कि जाति सूचक। ध्यान रखिएगा, यह भाषा सूचक शब्द है, ना कि जाति सूचक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आर्य मतलब होता श्रेष्ठ, कुलीन, भद्र, यह भाषा सूचक शब्द है, ना कि जाति सूचक शब्द, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आर्य, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं वेद कितने प्रकार के थे। ठीक है, वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, ये मूलतः कुल 4 थे, ठीक, वेद। अच्छा, वेद के बारे में देखिए, ये है श्रुति संहिता, इसे श्रुति संहिता कहा जाता है, मतलब जो सुन के लिखा गया हो, ठीक है, सुन के लिपिबद्ध किया गया, श्रुति संहिता, ठीक है। इसे किसी व्यक्ति द्वारा जो है, लेखक इसका कोई नहीं है, बल्कि देववाणी या आकाशवाणी को सुन के लिखा गया है समय सापेक्ष, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रुति संहिता। इसे अपौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है, पौरुषेय ग्रंथ, ठीक है, अपौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ कहा जाता है, अपौरुषेय मतलब किसी एक पुरुष द्वारा जो है ये लिखा नहीं गया है, ठीक है, मतलब ये देववाणी है, उसी के चीजों का संकलन कहा गया है, ठीक है। और इसे नित्य साहित्य कहा जाता है, नित्य साहित्य, ठीक, इसे नित्य साहित्य कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये श्रुति संहिता है, ये अपौरुषेय ग्रंथ है, ठीक है, अपौरुषेय ग्रंथ, और इसे नित्य साहित्य कहा गया है, ठीक। चलिए, इसके संकलन करता थे संकलन करता थे वेद व्यास, ठीक है, इसके संकलन करता थे वेद व्यास साहब थे, ठीक है। इसके महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, पूरा नाम लिख लीजिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है, ये थे इसके संकलनकर्ता, ना कि लेखक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। पहला वेद है ऋग्वेद, इसका ब्राह्मण है ऐत्रेय कौशिकी, ठीक है। इसका आरण्यक है ऐत्रेय कौशिकी, 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 ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकी। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण वो है ऐत्रेय कौशिकी। इसी कौशिकी को संख्यान ब्राह्मण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका एक नाम है संख्यान ब्राह्मण।
किस वेद का हिस्सा है त्रैकौशिकी ब्राह्मण? ऋग्वेद का। यही अरण्यक है और यही इसके उपनिषद है। तो ध्यान रखिएगा, वेद के बाद क्या आ रहे हैं? ब्राह्मण, फिर क्या आ रहा? अरण्यक, फिर क्या आ रहा? उपनिषद। तो वेद प्राचीन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा, और ब्राह्मण है जो वेदों की जटिलता है उसको समझ में ना आने पे ब्राह्मण रचे गए उसे समझने के लिए। अरण्यक जो है, अरण्य मतलब होता है जंगल, ठीक है, जंगल में रह के ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात रहस्यवाद की जानकारी जो मिलेगी वो अरण्यकों में मिलेगी, ठीक है। और उपनिषद आप देखेंगे, उप मतलब होता समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात दर्शन का जो ज्ञान होगा वो उपनिषदों में मिलेगा। और कुल उपनिषदों की संख्या कितनी होगी? 108। ध्यान रखिएगा। आइए दूसरे वेद के बारे में देखते हैं। सामवेद। तांड ब्राह्मण, जैमिनी, छांदोग्य जैमिनी, ठीक है, छांदोग्य जैमिनी। तो ध्यान रखिएगा, सामवेद का जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो क्या है? तांड है। तांड के अंतर्गत आता है अद्भुत ब्राह्मण, महानारायण, षड्वीस, पंचवीस, ये सब तांड ब्राह्मण के तहत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तांड के भाग जो हो जाएंगे षड्वीस, पंचवीस, षड्वीस, अद्भुत ब्राह्मण, महानारायण, ये सब तांड के भाग हो जाएंगे। और जैमिनी, छांदोग्य जैमिनी और छांदोग्य जैमिनी, ठीक है। तीसरा जो आएगा वेद वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसका जो ब्राह्मण होगा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण, ठीक है। बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक, और यहां शतपथ भी होगा, ठीक है। यहां स्पेशली आप देखेंगे तो यहां पे बृहदारण्यक और बाकी उपनिषद छोड़ दिया जाए। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद होगा, बृहदारण्यक, ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लिया जाए। तो आप देख लीजिए, चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसका जो ब्राह्मण है ये है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण, अरण्यक जो है इसके पास कोई अरण्यक नहीं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा किसके पास कोई अरण्यक नहीं है। और यहां पे है मुंडक, मांडुक, प्रश्नोपनिषद। मुंडक, मांडुक और प्रश्नोपनिषद। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 3 उपनिषद आपको दिख रहे हैं, मुंडक, मांडुक और प्रश्नोपनिषद। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, चीजों को थोड़ी सी समझ लीजिए। ये देखिए 1, 2, 3, यही जो तीनों ब्राह्मण हैं ये देववाणी से रचना हुई, इसका संकलन हुआ है। संकलन किसने किया है? कृष्णदेवरायण वेद व्यास ने। सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है, ठीक है। मतलब ऋग्वैदिक काल में एकमात्र वेद रचा गया ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो वेद हैं ये सब उत्तर वैदिक काल में रचे गए, ठीक। इसका संकलन जो हुआ है इन 3 वेद का, इसे जो है अथर्वा ऋषि ने लिखा है। अथर्वा ऋषि, ठीक है, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है अथर्ववेद। तो मानव द्वारा जो रचना हुई है किस वेद की? अथर्ववेद की। आप देखेंगे मानवीय समस्याएं जो है, जैसे जादू टोना, यज्ञ से निवारण के मंत्र, अंग मगध जैसी चर्चा, ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा समित प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये सब जो मानवीय मानव से संबंधित गतिविधियां आप देखेंगे वो अथर्ववेद से रिलेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि मानव द्वारा रचा वेद है। और ये जो 3 हैं ऊपर के, इसे कहा गया है
वेद त्रयी, वेद त्रयी, तो वेद त्रयी में कौन नहीं आएगा? अथर्ववेद नहीं आएगा, ठीक है। और ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी के तहत आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीनों जो है ऊपर से लेके ये तीनों वेद त्रयी के तहत आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अथर्ववेद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मानव द्वारा रचित वेद। आइए, सबसे जो प्राचीन ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण, किसका है? यजुर्वेद का, ठीक। चलिए, सबसे जो प्राचीन उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। किसका भाग है? सामवेद का भाग है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो बड़ा उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, ठीक है, इस तरह से। और सबसे छोटा उपनिषद जो है, ठीक है, मांडुक्य उपनिषद। ये क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है, ध्यान रखिएगा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, ठीक। और मुंडक उपनिषद में ध्यान रखेंगे कि मुंडक में सत्यमेव जयते वर्णित है। इसी मुंडक में, ठीक है, सत्यमेव जयते वाक्य किसमें है? मुंडक, ठीक है। तो इस किसका भाग है? अथर्ववेद का। तो ध्यान रखिएगा, मुंडक में सत्यमेव जयते का वर्णन है, तथा यज्ञ एक टूटी हुई नाव है, इससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। इसकी चर्चा किसमें है? मुंडक में है। ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। कुल उपनिषदों की संख्या जो है 108, और आप कितना पढ़ रहे हैं? 2 2 4 3, ठीक है, 7 और 1 8 पढ़ रहे हैं। 100 उपनिषद सब बचे हैं। सारे उपनिषद जो आएंगे आप यजुर्वेद में लगा दीजिएगा, जैसे कठ उपनिषद, यम नाचिकेता संवाद, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद, भक्ति का प्रथम बार चर्चा, यही सब रहेगा यजुर्वेद का ही भाग, ठीक है। तो इस तरह से जो वेद से संबंधित जो साहित्य आपसे पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा छांदोग्य उपनिषद किस वेद का भाग है, या बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का भाग है, किसके पास अरण्यक नहीं पाया जाता है, तो आप देखिएगा अथर्ववेद के पास कोई अरण्यक नहीं है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का हिस्सा है? अथर्ववेद का हिस्सा है, ठीक है। ऐतरेय और कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण हैं? ऋग्वेद के। किसे संखायन ब्राह्मण कहा जाता है? कौशिकी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न यहां से आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो वेद हैं, ठीक है, इसी उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत, वेद का अंत कहां पे हो रहा है? उपनिषदों पे जाके अंत हो रहा है, ठीक है, इसे वेदांत कहा जाता है, ठीक है। और ये वैदिक साहित्य के तहत आता है, ठीक है। वैदिक साहित्य के तहत कौन कौन सा आता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां उपनिषद तक के जो साहित्य हैं ये वैदिक साहित्य तक आते हैं, मतलब 1500 BC से लेकर 600 BC तक जो है इसका चर्चा है, ठीक है। 600 BC के बाद आप देखेंगे तो वैदिकोत्तर साहित्य आएंगे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं उसे भी, ठीक है। वैदिकोत्तर साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य, पहला 6 वेदांग, वेदांग, ठीक है, 6 वेदांग, ठीक। कौन कौन से हैं 6 वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष तथा छंद। तो आप देखेंगे शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 वेदांग हैं, ठीक है। और आप देखेंगे इसी कल्प के तहत, ठीक है, इसी कल्प के तहत आप देखेंगे श्रौत शुल्क, श्रौत सूत्र, गृह धर्म सूत्र, ठीक है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र आते हैं, धर्म सूत्र, ठीक है।
इसी स्रोत सूत्र में सबसे पहले बीज गणित का उल्लेख मिलता है, उल्लेख पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा गणित का शुरुआत जो है किस वैदिक साहित्य से होता, वैदिकोत्तर, तो स्रोत सूत्र से। ठीक है, क्या है इसमें, एक यज्ञ की वेदी बनाई जा रही है और इस यज्ञ की जो वेदी है ये ज्यामिति विधि से बनाई जा रही है और ज्यामिति की शुरुआत दिखता है स्रोत सूल में, यहीं से बीज गणित की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो जो स्रोत सूत्र से, ठीक है, स्रोत सूत्र में एक है सुलभ सूत्र। ठीक है, सुलभ सूत्र, ठीक है, इसी सुलभ सूत्र में बीज गणित का शुरुआत। तो स्रोत सुलभ के साथ में उसका उप जो चैप्टर है सुलभ सूत्र, जिसमें बीज गणित की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, स्रोत सुलभ का भाग है, ये सब कल्प के तहत आते हैं। ठीक, गृह सूत्र में आप देखेंगे तो 8 प्रकार के आप देखेंगे विवाह और 16 प्रकार के, ठीक है, 16 प्रकार के संस्कार। तो आप इस तरह से देखेंगे 8 प्रकार के विवाह और 16 प्रकार के संस्कार कहां पे हैं, गृह सूत्र में। ठीक है, और धर्म सूत्र पे जो सामाजिक नियमों की मान्यताएं थी, ठीक है, उसे पालन करने के लिए धर्म सूत्र में इसकी चर्चा की गई। ठीक है, चलिए व्याकरण के तहत आप देखेंगे, ठीक है, व्याकरण के तहत आप देखेंगे 3 प्रकार के व्याकरण मिलेंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, पहले व्याकरणाचार्य हैं, और दूसरे मिलेंगे पातंजलि, ठीक है, इनका जो है महाभाष्य, ठीक है, और तीसरे मिलेंगे कात्यायन, इनकी पुस्तक है वार्तिक। ठीक है, ये तीनों व्याकरण ग्रंथ हैं और तीनों को व्याकरण त्रय कहा जाता है। त्रय कहा जाता है। ठीक है, पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन। ठीक है, निरुक्त, ज्योतिष, लगध मुनि ने ज्योतिष, और छंद आप देखते हैं किसी कविता को छंदबद्ध करके, ठीक है, उसे गेय पद में गाया जाता है। निरुक्त शब्दों का जो है व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन निरुक्त में है। ठीक है, व्याकरण से आप देख लिए, तो ये है वैदिक और वेदांग से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वेदांग के बाद स्मृतियां। कौन कौन सी स्मृतियां हैं? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके बाद आप देखेंगे विष्णु स्मृति, नारद स्मृति। ठीक है, आइए देख लीजिए यहां पे क्या है। तो मनु स्मृति में महिला के पुनर्विवाह के लिए मनाही है। ठीक है, महिला के पुनर्विवाह की स्मृतियां क्या है? स्मृतियां भैया कानून, सामाजिक कानून की पुस्तक का ग्रंथ है। ठीक है, सामाजिक कानून ग्रंथ, जिसमें मनु साहब क्या कह रहे हैं, विधवा की महिलाओं की स्थिति का, ठीक है,
इन्होंने बड़े कठोरता से चित्रण किया है कि विधवाओं को सरमुंडन करा के रहना चाहिए, इसका दूसरा विवाह नहीं हो सकता, घर में पिछले कमरे में अंधेरे कमरे में इसे रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा महिला का पुनर्विवाह वर्जित, वहीं पुरुष का पुनर्विवाह हो सकता है। ठीक है, चलिए याज्ञवल्क्य की स्मृति पहली स्मृति है जिसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकारी माना। तो ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य की स्मृति महिलाओं की संपत्ति का अधिकारी माना, महिलाओं को भी। और विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। नारद स्मृति में दासों के, ठीक है, दासों के मुक्ति का विधान दिया गया है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास तथा दासों के मुक्ति का विधान दिया गया, विधान दिया गया। ठीक है, ये चीज हो गया नारद। एक है पराशर स्मृति, पराशर स्मृति, स्मृति पराशर स्मृति में जो तुर्कों के आक्रमण के समय जो हिंदू इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में, ठीक है, लाने का विधान दिया गया था पराशर स्मृति में। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं पराशर स्मृति, ठीक है, और देवल स्मृति, ठीक है, इस तरह की स्मृतियां हैं, इनमें ये सब विधान दिया गया है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य कुल 2 महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है, कुल कितने हैं? 2 महाकाव्य। एक है रामायण और दूसरा है महाभारत, भारत। ठीक है, तो सबसे आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। वाल्मीकि साहब ने रामायण लिखा था और महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने, व्यास साहब ने महाभारत लिखा था। ठीक है, महाभारत को आप देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है? जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, और 24,000 मंत्रों पे जय संहिता, फिर इसी तरीके से 12,000, 24,000, फिर 1 लाख जब होता है फिर इसे भरत कहा जाता है, और फिर ये जब 1 लाख होता है तो शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। तो ये जो है महाभारत के नाम है, ध्यान रखिएगा। जय संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, सबसे आदि महाकाव्य माना जाता है। अच्छा, इसके तिथियों का जो मामला है वो इतिहास में स्पष्ट है, क्योंकि ये पौराणिक धार्मिक ग्रंथ हैं। हाँ, माना जाता है महाभारत काल उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, क्योंकि लोहे का प्रयोग दिखाई देता है। खैर, वहां लोहा जो है कृषि कार्यों हेतु है, ठीक है, तो इसलिए जो है, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल से, ठीक है, महाभारत कालीन चीजें मानी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है, ये साहित्य पे चर्चा किया, वैदिक कालीन साहित्य पे चर्चा किया और हड़प्पा काल के बारे में चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।